और आया कोई? आकाश सिंह, गौरव, साक्षी, तीन ही? जी। आकाश ने आज नई आईडी बना दी है सर। हाँ, आकाश सिंह लिखा हुआ है आज इस पे। आकाश सिंह एम थर्ड। तो कल का हमारा पूरा समाप्त हो गया था। राजा के कर्तव्यों लगभग समाप्त कर चुका था, है ना? यहाँ तक यस सर। किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी? हम्म। नो सर। सारा जहाँ तक पड़ा है सब क्लियर है? कि बाकियों के वीडियोस क्यों ऑफ है? खाली मुझे गौरव दिखाई दे रहा, बाकी सब बंद है। आकाश, साक्षी, ये साक्षी कहाँ गई? साक्षी का भी वीडियो ऑफ है? सर अभी कर रही हूँ बस 2 मिनट में। ठीक ठीक। और ये आकाश, आकाश सिंह? सर पता नहीं सुन भी रहा सर नहीं। तो जी सुन रहा सर। है, सुन रहा है, आ गया, मुस्कुरा रहा, देख के सुन रहा है। सर नमस्ते। नमस्ते। ऐसा लग रहा है कि अभी सो के उठा है। सर मैं ईयरफोन लगा रहा था जब आप बोल रहे थे ना, तो ईयरफोन लगा रहा था मैं। अभी सो के उठा है क्या? नहीं हैं? सर, सो के तो नहीं उठा। स्वास्थ्य रात ठीक में है ज्यादा एकदम? देर तक जग रहा था। हाँ सर स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बढ़िया? है। चलिए बढ़िया। जी सर बिल्कुल ठीक है। तो यस सर हमारा मैक आवाज बता रही है। हाँ। अरे आज मुझे भी जुकाम हो गया यार। कल कल मैंने वो ठंडा पानी पी लिया, आज जुकाम हो गया। तो आज मैंने एसी भी बंद कर दिया, पंखा भी बंद कर दिया। चलिए, रविंद्र बाबू भी आ गए हैं। तो मैकियावली का हमारा एक लास्ट पोर्शन रहता है, जिससे मैकियावली को आधुनिक चिंतक कहा जा रहा है कि मैकियावली आधुनिक चिंतक आधुनिक चिंतक। है ना? और आधुनिक चिंतक ही नहीं है, उसको यहाँ तक कहा जा रहा है कि आधुनिक चिंतन का पिता है, वो जनक है आधुनिक चिंतन का। आधुनिक चिंतन जो शुरू कर रहा है वो मैकियावली है। उससे पहले कोई आधुनिक चिंतन चिंतन की बात ही नहीं कर रहा। अगर हम देख रहे हैं मैकियावली को, जितना हमने देखा अभी तक, तो मैकियावली नई नई चीजें लाता है ना? तो ऐसे क्या उसने किया है कि कुछ लोग उसे आधुनिक चिंतक मानने लगे हैं, कुछ लोग उसे कहने लगे हैं कि प्रथम आधुनिक चिंतक है, इससे पहले कोई आधुनिक चिंतक हुआ नहीं है। ऐसा कहा ना कई लोगों ने। बल्कि एक दो लोगों ने तो ये भी कहा है कि उससे पहले आधुनिक चिंतन के विचार कोई करता ही नहीं था, कि आधुनिक चिंतक चिंतन होता क्या है ना? सॉरी। तो कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्या उसने किया कि हम उसको आधुनिक चिंतक कहने लगे? क्यों जी? रविंदर, अभी तक इतना पढ़ा, सारा वही चलता रहा कि आधुनिक चिंतक क्यों है, कैसे है, क्या उसने किया? ऐसी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम उसको कहें कि आधुनिक चिंतक है? सर एक मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे उसके एक्सपीरियंस पे उसने चीजें लिखी हैं, जैसे डिस्कोर्सेज में वो गणतंत्र का समर्थक है और वहीं प्रिंस में राजतंत्र का, तो शायद उस पे एक्सपीरियंस की बदौलत उसने जो देखा वो चीज उसने अपनी मतलब अपनी विचारधारा चेंज कर ली। हाँ, पहला विचारक ऐसा है जो ऐतिहासिक पद्धति को अपनाता है। पहला विचारक ऐसा इतिहास पे जा रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस पे बात कर रहा है। बाकी तो बात करते थे भाई, देखिए जब वो आया है तो मध्य युग चल रहा है, मध्य युग चल रहा है, तो मध्य युग में क्या है कि स्थिति ये हो चली है कि प्रत्येक व्यक्ति पोप के और धर्म के चारों ओर घूम रहा है, धर्म से बाहर कोई जा नहीं पा रहा है। रजत बाबू भी आ गए हैं, स्वागत है रजत बाबू का भी कक्षा में। रजत बाबू, बात चल रही थी कि मैकियावली आधुनिक चिंतक क्यों है। कई लोगों ने उसे कहा ना, जिसे डनिंग भी कहता है कि जो प्रिंस है, प्रिंस सबसे पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें मध्य युगीन प्रणाली को समाप्त किया गया है ना? और गेटिल तो उसे आधुनिक राज दर्शन का जनक ही मान रहा है। गेटिल तो ये कह रहा है कि
आधुनिक जो राजदर्शन है वो शुरू ही मैकियावेली से हो रहा है, वो उससे पहले है ही नहीं। तो ऐसे हम बाद में डिस्कस करना शुरू करेंगे, पहले मैं सबसे थोड़ा थोड़ा पूछ रहा हूँ। अभी साक्षी ने भी एक बिंदु बताया, और आप भी इतने दिन से मैकियावेली को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या विषय हो सकता है, ऐसी क्या बिंदु हो सकती हैं कि हमने और अनन्य राजनीति शास्त्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैकियावेली आधुनिक चिंतक का जनक है। किस आधार पर कह सकते हैं रजत बाबू हम उसे कि आधुनिक चिंतक का जनक है? रजत, रजत मुझे सुन पा रहे हो? जी सर। हाँ, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि आधुनिक चिंतन का जनक है? सर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें से मैं एक दो बात कहूंगा। हाँ, आज वही डिस्कस करनी है। आज मैकियावेली को समापन की ओर ले जाएंगे, और आज अधिकांश जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मैकियावेली आधुनिक चिंतक उसी में से निकल कर आता है। तो आज अधिकांश आप चारों पांचों लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए इतने रजत बोल रहा है, सब ध्यान में ले आए कि आधुनिक चिंतक क्यों है वो। हाँ रजत। सर सबसे पहली बात तो आती है रिलीजन, जो धर्म हाँ को कहता है। बिल्कुल। क्योंकि वो धर्म को इस समय, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक थिंकर है, बहुत रियलिस्टिक बातें कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरह अपने राज्य को, स्टेट को धर्म से अलग बताता है कि धर्म के पीछे नहीं चलेंगे हम लोग। हम लोग अपने देश को डेवलप करने की स्थिति में आएंगे, और इस वजह से धर्म को बिल्कुल अलग कर देता है राज्य से। पहली बात तो ये समझ में आती है हमें। सुपरस्टिशन, जितने भी सुपरस्टिशन मिडल, ये आपके मध्य युग में, हम्म मध्य युग में जितनी भी सुपरस्टिशन प्रिवेल कर रही थी, उनको हम्म, पूरी क्रिटिसाइज करता है। बिल्कुल। क्योंकि मध्य युग में पॉप की, चर्च की और इनकी, ये लोग अपने बेनिफिट के लिए कुछ सुपरस्टिशन को जरिया बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। राजा को भी इन्फ्लुएंस में ले रहे थे हम्म इसके। तो सुपरस्टिशन को खत्म करने की बात करता है। वहां पे एक नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है। हम्म। क्योंकि मध्य युग पूरा सुपरस्टिशन, चर्च, चर्च के थॉट्स, पादरियों के थॉट्स, जो कि बिल्कुल भी रैशनैलिटी से, जिनका कोई संबंध नहीं है, हम्म। जिनका रियलिटी रैशनैलिटी से कोई संबंध नहीं है, बहुत 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 बढ़िया। बात करता है। हम्म। हाँ जी रविंद्र बाबू, आया कुछ दिमाग में? रविंद्र से पूछो तो रविंद्र मुस्कुरा के दिखा देता है, एक बढ़िया सी स्माइल दे देता है कि बस अब मैंने अच्छी सी स्माइल दे दी है, अब सर हेलो। मुझसे पूछेंगे नहीं। पर क्या करें, हम भी आदत से मजबूर है, पूछेंगे जरूर कि पढ़ा रहे पिछले 15 दिन से, तो मैकियावेली पढ़ा रहे। हाँ रविंदर। सर मैंने पढ़ा नहीं था अभी इसके बारे में थोड़ा। भाई इसके बारे में तो मैं रोज बता रहा हूँ, कल भी बताया, परसों भी हाँ बताया। हाँ। तुम पर क्लास में थे? जी, क्लास जी में थे सर। नहीं थे पहले ये बताओ भाई, लगातार तुम क्लास में हो। हाँ गौरव। रविंदर म्यूट करो अपने आप को। गौरव। हाँ गौरव। जी सर। बताएं भाई, दो विषय अभी तक आए। इसमें कई सारे र- पॉइंट, तो पॉइंट आ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने राज्य का सिद्धांत दिया है अपना, एक तरीके से एक आधुनिक राज्य स्थापित स्थापित करने की कोशिश करी है। जैसे कि सर राज्य की सारी व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया है, तो उसमें उससे भी। जी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, हेलो। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। गौरव आपकी आवाज आ रही है, बोलो। हेलो सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर, अरे आवाज मैं क्लियर कह नहीं रहा आ हूँ रही कि है मुझे आपकी। आवाज आ रही है। हाँ। सर राज्य के सिद्धांत के बारे में जैसे उन्होंने बताया सर कि आधुनिक राज्य की स्थिति की। हेलो। गौरव बोलते बोलते रहो, हम सुन रहे हैं सब।
सबको सुनाई आ रही है ना? हाँ गौरव, बोलते रहो तुम। सर मुझे क्लियर आप अरे भाई तुम बोलोगे तो हम तो चुप हो ही जाएंगे ना। जी सर, जैसे उन्होंने सर राज्य की स्थिति के बारे में बताया, सर राज्य की कल्पना की है, और क्या हो रहा है ये सब? हेलो। हाँ हाँ रजत। सर हाँ, आज आज जिस स्थिति में हम आधुनिक युग को देखते हैं, हम्म विस्तारवादी सोच, हम्म और हम नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हैं, हम्म और इन सारी चीजों का जो हम ओरिजिन कहेंगे ना, वो मैकियावेली को कहेंगे। इसका हाँ कारण ये है क्योंकि मैकियावेली से पहले विस्तारवाद और ये बाउंड्रीज जो खिंच जानी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 1648 में, तो वो हुई मैकियावेली के प्रिंसिपल पे थी। हम्म। क्योंकि उससे पहले बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता था, कितनी जमीन, लगभग ऐसे एक अंदाजा सा होता था कि इतनी जमीन हमारे अंदर आती है, इतनी पर मैकियावेली के बाद जो विस्तारवादी सोच आई, और विस्तारवादी सोच के साथ बाउंड्री खींच गई, बाउंड्री खींच दी गई देशों के हम्म बीच, हम्म। कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच, तो ये आधुनिकता आधुनिकतावादी सोच वहीं उसी पॉइंट से शुरू हो रही है, उस हाँ विस्तारवादी सोच, जहां वो उससे इटली पहले, को। उससे पहले भी प्राचीन काल में लोग अपने राज्यों को बढ़ा तो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं मान रहे थे कि सीमाओं का विस्तार कर लिया जाए। वो क्या कर रहे थे, दूसरे राज्यों को जीत रहे थे। दूसरे राज्यों को जीत करके वहां अपने प्रतिनिधि बिठाने का काम कर रहे थे। जैसे फ्रांस और स्पेन भी इटली में कर रहा है, फ्रांस और स्पेन भी इटली में यही कर रहा है ना, कि उसको जीत रहा है और जीतने के बाद जो उसका समर्थक है वहां उसको बिठा रहा है। लेकिन वो उसने कहा कि सीमाओं का विस्तार करें, सीमाओं का विस्तार भी करेंगे तो स्वैत ही एकीकरण हो जाएगा। अब उसने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो सोच रहा था वो इटली के परिप्रेक्ष्य में सोच रहा था। इटली जो 5 हिस्सों में बटा, इटली 5 हिस्सों में बटने के बाद कोई समुद्री सीमा तो लगती नहीं थी पांचों की आपस में कहीं। सब स्थल था, सब जमीन थी। अब जमीन थी तो उसने ये विचार किया कि अगर हम अपने फ्लोरेंस की सीमाओं का विस्तार करने लगेंगे तो एक कोई राजा ऐसा आ जाए जो पूरी इटली का सीमा विस्तार करते करते पांचों गणराज्यों को एक कर दे, और पांचों गणराज्य जब एक हो जाएंगे तो वो जो शासक है इटली का शासक होगा। वो फिर किसी एक गणराज्य का शासक नहीं होगा। जब पांचों राज्य का शासक होगा तो इटली एक हो जाएगी, और इटली एक विशाल गणराज्य के रूप में, विशाल राज्य के रूप में इस दुनिया के सामने दिखाई देनी शुरू होगी। वो रोम की बात करता है, वो कहता है कि रोम, ने देखा रोम एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन जब उसने विस्तारवादी सोच को छोड़ दिया, जब वो शांत पड़ गया, सुसुप्त पड़ गया, जैसा कि वो दो प्रकार बताता भी है, वो कहता ना स्वस्थ और अस्वस्थ दो तरह के राज्य हैं। तो वो कह रहा है कि जब हमने देखा रोम को कि रोम अस्वस्थ हो चला, तो उसने अपना विस्तार करना बंद कर दिया है, और विस्तार करने की बजाय वो भोग विलासता में वहां के राजा चले गए, क्योंकि वैभव संपन्न राज्य था, प्रजा सुखी थी, सबके पास साधन साधन थे। साधन संपन्न होने के नाते राजा ने ये मान लिया कि पूरा राज्य साधन संपन्न है, हमें और कहीं कुछ बढ़ाने की आवश्यकता लगती नहीं है। अब जब ऐसा रोम में सोचा गया तो रोमन साम्राज्य धीरे 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 समाप्त की ओर चल दिया। हम एक बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं, घर का उदाहरण लेते हैं। घर की अगर रसोई में आटे का और दाल चीनी का सबका एक बार भंडार भर दिया जाए, पिताजी ये सोच लें कि भाई अब तो मैंने भंडार भर दिया, अब मुझे कमाने की आवश्यकता नहीं। तो माता जी तो रोज पाकशाला में खाना बना रही है ना, रसोई में खाना रोज बन रहा है, हम रोज खा रहे हैं, वैभवता संपन्न है, खाने खाने में लगे हुए। अब धीरे 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 होगा क्या, एक दिन समाप्ति की ओर वो राशन चल देगा, राशन भी समाप्ति की ओर चलेगा। पिताजी ने तो ये सोच लिया कि मैंने पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि अब बच्चे आराम से पलेंगे, लेकिन होगा क्या, अलग अलग बिल्स पे करते हुए, अलग अलग डिशेस बनाते हुए चीजें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी।
और जो घर में पैसा रखा है एक बार जब समाप्त होगा तो आ जाएगा, दोबारा समाप्त होगा आ जाएगा, लेकिन धीरे 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 सब समाप्ति की ओर चला जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि जब हम विस्तारवाद को समाप्त कर देंगे, हम विस्तार की बात नहीं करेंगे। हाँ क्लास लेना हो ना। तो जब हम विस्तार की बात नहीं करेंगे तो सब कुछ समाप्त होता चला जाएगा। रोमन साम्राज्य भी इसी तरह से समाप्त हो गया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि राजाओं को लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहना चाहिए, अपने संसाधनों का विस्तार करते रहना चाहिए। संसाधनों का विस्तार होगा कैसे? संसाधनों का विस्तार तब होगा जब हम अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू करेंगे। एक राज्य है, राज्य हमारे यहाँ सपोज कीजिए कि ऐसा मानने के लिए कह रहा हूं, ये नहीं कि वास्तविकता, ऐसा सपोज कीजिए कि हमारे देश में तेल बहुत आयत में निकलने लगा। ठीक, अब हमारे यहाँ तेल निकल रहा, सपोज कीजिए कि पड़ोसी राज्यों में कोई और खाद्य वस्तु या कोई और खनिज संपदा निकलनी शुरू हो गई है। तो जो मैकियावेली का विचार है वो ये है कि तेल तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जब राज्यों की सीमाओं का हम विस्तार करेंगे और जहां खनिज संपदा निकल रही है अपने राज्य को वहां तक बढ़ा लेंगे, तो राज्य में दो चीज हो जाएगी, तेल भी होगी और खनिज संपदा भी होगी। इसलिए हमें धीरे 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 लगातार अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। अच्छा, वो युद्ध जैसी स्थिति की बात करता है, वो कहता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहनी चाहिए। युद्ध जैसी स्थिति को भी वो इसीलिए कहता है क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी तो सीमाओं का विस्तार होगा। रजत कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जो मॉडर्निटी में हम देखते हैं, मॉडर्निटी के प्रिंसिपल्स, हाँ चाहे वो डेमोक्रेसी देखें, लोकतंत्र देखें या हाँ फेमिनिज्म देखें, तो क्योंकि मॉडर्निटी की डेफिनेशन जब होगी तो हाँ डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म ये बहुत ऊपर लिए जाएंगे। और इनकी जो सबसे पहला प्रिंसिपल जो बता रहा है, मैकियावेली बता रहा है। हाँ चाहे वो डेमोक्रेसी की बात हो, तो वो डेमोक्रेसी के बारे में कहता है तो वो विस्तार से बताता है एक डेमोक्रेसी में स्टेट कैसा होगा। हम्म और उसी तरह वो जब वुमेन्स के बारे में बताता है, उनके राइट्स के बारे में बताता है, उसी तरह उसी तरह उनको भी वो उल्लेखित करता है। तो जो मोबिलिटी के प्रिंसिपल्स है, वो चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे फेमिनिज्म हो, चाहे और भी इसी तरह के तीन चार प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें यहीं से आते हुए दिख रहे हैं। मैकियावेली, इटली, यहीं से आते हुए दिख रहे बिल्कुल हैं। इस बिल्कुल। वजह से भी हम इसको आधुनिकता का इसलिए हम उसको आधुनिकता शुरुआत का है। जनक कह रहे हैं कि आधुनिक चिंतक है प्रथम। और एक दो कोटेशंस हैं, जैसे प्रोफेसर डनिंग कहते हैं कि प्रोफेसर डनिंग तो उसे यहां तक कह रहे हैं कि यह कहना कि वह आधुनिक युग को प्रारंभ कर रहा है, वो कह रहे हैं कि आधुनिक युग को आरंभ कर रहा है, यह कहना उसी प्रकार सही है जैसे कि यह कहना कि मध्य युग को समाप्त भी करता है। डनिंग ने तो उसको बिल्कुल ये कह दिया है कि जैसे जनक की बात करी कि जनक है, डनिंग स्पष्ट ही कर रहे हैं कि मध्य युग को समाप्त करने के साथ साथ वो आधुनिक युग को आरंभ भी कर रहा है ना। तो ये एक दो कोटेशन आप लिखना लिखना भी चाहें तो बाद में लिख लेंगे। डनिंग की कोटेशंस हैं और कैटिल है, ये लोग इसको लगातार आधुनिक चिंतन का कर सकते हैं, बिंदु रख सकते हैं इसमें। जैसे रजत ने शुरू में भी बताया था कि राजनीति को धर्म से अलग करता है, राजनीति को धर्म से अलग कर रहा पहला पहला कोई राजनीतिक चिंतक है जो राजनीति राजनीति को स्पष्ट रूप से ये कह रहा है, राजाओं को आदेशित निर्देशित कर रहा है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से जो मध्य युगीन व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो व्यवस्था ये चल चल रही है कि आप चर्च के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, आपको चर्च के पास नहीं जाना, ना ही चर्च की बातें माननी है। धर्म क्या कह रहा है? धर्म, राजाओं का धर्म तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ राज्य के विस्तार के और राज्य के विकास के विषय में सोचना है।
चर्च जाना, चर्च में रहना और पादरियों के सामने नतमस्तक होना, ये राजाओं का ना तो धर्म है और ना ही कर्तव्य है। इसलिए पहला व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल धर्म से दूर चले जाना चाहिए। और धर्म से दूर जाने के लिए भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैकियावेली सिर्फ इसीलिए कह रहा है कि जो मध्य युग है, मध्य युग लगातार चर्च ने कब्जा लिया है, वो चर्च को हटा देना। राज्य इतना ही सच है उसको ये कहना कि आधुनिक युग का आरंभ कर रहा है, जितना कि यह कहना सच होगा कि वो मध्य युग का समाप्ति भी कर रहा है। जैसे धर्म से पृथक्करण करने के लिए एक लेखक है कोकर। कोकर की एक डेफिनेशन चाहो तो लिख भी सकते हैं। कोकर कह रहे हैं कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार कहकर पुकारने का कारण यह है कि वह धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीनता दिखाता है। उसने केवल और केवल मानवीय विवेक को तवज्जो दी है। ये कोकर कह रहा है कि मानवीय जो विवेक है और जो अ, लौकिक जगत है, लौकिक जगत मतलब यथार्थवाद, वो यथार्थवाद में जीने की बात कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो धर्म का राजनीति से पृथक्करण करता है, धर्म और राजनीति को अलग अलग कर रहा है। दूसरा, अभी जैसे इनकी कोकर की बात से निकल का है कि लौकिकता में जीने की बात करता है, तो दूसरा बिंदु ये भी हो सकता है कि वो यथार्थवाद का जनक है, वो यथार्थवादी बातें करता है। उसने राजाओं को कह दिया है कि परलोक में क्या होने वाला है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमने हमने देखा नहीं है कि परलोक कहाँ है, हमने देखा नहीं है कि ईश्वर ने चर्च को आदेशित किया है कि राजा की नियुक्ति करें। हमने देखा नहीं है कि ईश्वर आकर के राज्य को स्थापित करके गया है। तो इसलिए राजाओं को निर्देशित कर रहा है कि हे राजाओं, आपको सिर्फ और सिर्फ यथार्थ में जीवन जीना चाहिए। आपको राज्य को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि जो आपके सामने परिस्थितियां हैं, जिस समय आपको जैसी परिस्थिति लगे उस समय वैसा आचरण आप करें। आपको, हाँ साक्षी। सर मैकियावेली को हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसने राष्ट्रहित की बात जो की है सबसे पहले, इसने राजा के कर्तव्य बताए हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट से स्टार्ट किए हैं इसने। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो तो विस्तार ही इसलिए करना चाह रहा है, उसका कहना है कि राजा यथार्थवाद में जिए, क्योंकि यथार्थवाद में ही ये दिखाई देगा कि इस समय वर्तमान में मतलब जब वो राजा को कह रहा है कि वर्तमान में आज क्या आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ऐसी देख रहा है कि सबसे पहले इटली के एकीकरण की आवश्यकता है, और इटली के एकीकरण की आवश्यकता के लिए यथार्थ में जीना जरूरी है। उसने कह दिया कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको जो चर्च ने कह दिया कि आप चर्च की बात मानते रहें, सामंतों को पैसा देते रहें तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग यही है। उसने कह दिया कि आपकी प्रजा अगर खुश है, आपका राज्य अगर विस्तृत हो रहा है, राज्य बढ़ रहा है, तो ही स्वर्ग है। हाँ रजत। सर लास्ट की तो ये तक कहता है कि द होल ऑफ रिनेसा इज इन मैकियावेली। हाँ, पूरा नव जागरण का मैकियावेली के अंदर है। पूरा जो पुनरांदोलन है वो मध्य युग को समाप्त कर रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो मैकियावली से ही निकल के आ रहा है। ये पुनर्जागरण आंदोलन ही तो था कि मैकियावली ने कहा कि भाई आपको चर्च को और नैतिकता को समाप्त करना है, क्योंकि वो देख रहा था उस समय अलग अलग जब बट गया तो उसने देखा कि पूरी जनता भ्रष्ट हो चली है, जो पोप है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो वो देखता है कि अब जनता को पुनर्जागरण की आवश्यकता है, राज्य को पुनर्जागरण की आवश्यकता है। जब पुनर्जागृत हो जाएगा, उठ खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पे जो राज्य है वो विकास को प्राप्त करेगा। और जो चरित्र भ्रष्ट हो गया है यहाँ की जनता का, वो समाप्त हो जाएगा, और जो धर्म पे डिपेंडेंसी है वो समाप्त होगी। क्योंकि पोप का जो चरित्र है वो जनता को दिखाना आरंभ कर दिया उसने कि पोप कुछ नहीं कर रहा है, पोप सिर्फ और सिर्फ आपको आपस में लड़ाई रखना चाहता है।
जिससे कि पोप की सत्ता चलती रहे। तो आप ठीक कह रहे हैं, लॉस्की ठीक कहता है कि पुनर्जागरण आंदोलन उसी से निकल कर आता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक को नैतिकता से भी अलग करता है। राजनीति को नैतिकता से अलग करने की हमने कई बार बात कही कि उसने ये कह दिया कि राजा को सोचने की आवश्यकता नहीं कि नैतिक क्या है अनैतिक क्या है। नैतिक अनैतिक कृत्यों का डिफरेंस करने की राजा को आवश्यकता ही नहीं है। राजा तो सिर्फ ये सोचना शुरू कर दे कि किस तरह से राज्य का सीमाओं का विस्तार और राज्य की वैभवता संपन्नता बढ़ेगी। अब राज्य की संपन्नता को बढ़ाने के लिए और विकसित करने के लिए वो कह रहा है कि राजा ये ना सोचे कि ये नैतिक होगा या अनैतिक होगा। दूसरे की सीमाओं पर कब्जा कर लेना, राज्य का विस्तार कर लेना, ये नैतिक है या अनैतिक है, इस विषय में ना पड़े। अगर जैसे ही राजा नैतिक अनैतिक के विषय में पड़ जाएगा तो तुरंत चर्च के प्रभाव में चला जाएगा, क्योंकि चर्च यही तो समझा रहा है कि आपको धर्म पे और नैतिकता पे चलना चाहिए, और जब धर्म और नैतिकता पे चलेंगे तो चर्च के माध्यम से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही चर्च समझा रहा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आपको बिल्कुल इन चीजों से अलग रहना है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप नैतिकता के विषय में सोचें, खास करके तब जब आप राज्य के विस्तार और विकास के पथ पर अग्रसर हों। हाँ साक्षी, कुछ कहना चाह रहे थे? सर, अगर हम मैकियावेली को इस बेस पे कहें कि वो विस्तारवादी सोच रखता है और धर्म नैतिकता को अलग करता है, एकीकरण की बात करता है, तो सर अगर हम चाणक्य को भी पढ़ते हैं तो उसने तो पूरे भारत के एकीकरण की बात की है। तभी उसने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था कि वो पूरे भारत को एक कर सके। तो फिर आधुनिक युग का जनक तो सर उन्हें बोलना चाहिए, ना कि मैकियावेली को। साक्षी, थोड़ा सा जो जब हम पढ़ते हैं तो मुझ पे तो कई बार आरोप भी लगे कि मैं कहीं और किसी और विचारधारा की बात करने लगता हूँ। मैं शुरू से यही कहता हूँ कि जब तक हम भारत को जानेंगे नहीं, कुछ लोग मैकियावेली को भारत वो उसको कौटिल्य को वो भारत का मैकियावेली कहते हैं ना, जिसमें कि आप ये देखिए कि कौटिल्य कब पैदा हो रहा है, और ये हो रहा 1469 में। कितना लंबा फर्क उनके जन्म में है। भाई हम ये तो मान सकते हैं कि जो हमारे पिता ने लिखा है हमने उसको पढ़ा हो, लेकिन हम कहने लगे कि जो हमने लिखा था अब हमारे पिताजी उसी राह पे चल रहे हैं। मुश्किल सी बात है ना। तो इसलिए वाकई होना तो उल्टा ही चाहिए। उल्टा क्या, सीधा तो यही है कि मैकियावेली बहुत काफी हद तक कौटिल्य को पढ़ता है। उसने कौटिल्य को कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कौटिल्य के जो सिद्धांत हैं उससे काफी हद तक मिलते हैं। भारत में कौटिल्य भी हमेशा विकास की बात कर रहा है, विस्तारवाद की बात कर रहा है, जनता को प्रसन्न रखने की बात कर रहा है। वही मैकियावेली कह रहा है। लेकिन जो लोग ये कहने लगे हैं कि कौटिल्य मैकियावेली जैसा है, भाई मैकियावेली कब पैदा हुआ? जब मैकियावेली पैदा हुआ है तो उससे काफी समय पहले कौटिल्य स्वर्ग सिधार चुके थे। क्यों रजत, है ना? जी सर। भाई वो तो 1469 में पैदा हो रहा है ना, और कौटिल्य एक्सपायर कब हो रहे हैं, ध्यान में है किसी को? सर 315 बीसी के आसपास। तो 315 बीसी और 1469, कितना लंबा डिफरेंस है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मैकियावेली है? उसको मैकियावेली कहा जा सकता है क्या? लेकिन जब हम थोड़ी सी मानसिकता को ऐसा कर लेते हैं कि हम ऐसी बातें कहें कि हमसे जो पश्चिम है वो प्रसन्न रहे, तो हम ऐसे ही अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर देते हैं कि जो भी करा है उन्होंने ही करा है। जैसे हम इंडियन रेनेसा की बात करते हैं, इंडियन रेनेसा सती प्रथा की बात आती है राजा राम मोहन राय के साथ, है ना?
सती प्रथा के आप खुद देखिए प्राचीन भारत में कितने कितने साक्ष्य मिलते हैं। आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मुश्किल से गिनती के मिलेंगे एक या दो। रानी पद्मावती जोहर करती है, वो सती प्रथा सती नहीं है, उसने जोहर किया। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारत से सती प्रथा को समाप्त किया। भाई जो प्रथा ही नहीं थी, जो व्यवस्था नहीं थी, आप उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। समाप्त करने के बाद जब बात कर रहे हैं आप, उसके बाद आप इंडियन रेनेसां के जनक कहे जा रहे हैं। इंडिया इंडियन रेनेसां भारत तो कभी सोया ही नहीं था। जब व्यक्ति सोएगा नहीं तो उसका पुनर्जागरण कैसे होगा। हम लगातार अध्ययनरत थे, लगातार अध्ययनरत हैं। अगर हम कहने लगे कि भाई जो कोरोना काल था उसमें आप लोगों ने किताबें बंद करके रख दी थी और आपने एक बार पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया है, कहां तक सच है। मुझे लगता है रजत, साक्षी, गौरव, आकाश, ये रविंदर, इनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे जरूर रहे होंगे जो कोरोना काल में भी लगातार किताबों को पलट रहे होंगे नहीं। अब हम कहने लगे कि नहीं, इन्होंने तो किताबें उठा के रख दी थी और अभी पिछले एक महीने से इन्होंने पुनः पढ़ना आरंभ किया है। भाई जिसने बंद ही नहीं किया था उसका पुनः क्या। ऐसा जरूर हो सकता है कि आज 2 चैप्टर रोज पढ़ रहे हैं तो पहले हो सकता है एक पढ़ते हो। गति मध्यम जरूर रही होगी, लेकिन भारत कभी रुका नहीं, भारत कभी सोया नहीं। और जो व्यवस्था सोई नहीं, जो व्यवस्था कभी शांत नहीं बैठी, आप उसका पुनर्जागरण नहीं कर सकते। जिस जिस बात को लॉर्ड मैकियाले चाह रहा था, चार्ल्स ट्रेवलिंग चाह रहा था, जिस बात को, उसी बात को ला करके स्थापित करने का काम राजा राममोहन राय कर रहे हैं। राजा राममोहन राय पहला अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं, संस्कृत के विद्यालयों को बंद कराया जा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को हम भारत का पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कह रहे हैं। चले खैर, कहीं और क्लास पहुंच जाएगी। तो हमें ये सही में सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में पहले आया उसने जो सिद्धांत दिए हैं, बाद का आने वाला उसके सिद्धांतों का पठन पाठन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति बाद में आया पहले आने वाला उसका करेगा, है ना। तो इसलिए कौटिल्य अलग है, कौटिल्य ने बहुत कुछ दिया। ये सही है कि मैकियावेली के बहुत सारे जो बातें हैं कौटिल्य से मिलती हैं, तो लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कौटिल्य ने मैकियावेली से ली थी, क्योंकि हजारों हजारों साल का अंतर जिनकी जीवन मृत्यु में हो, उन्हें हम कैसे कह सकते हैं। हाँ साक्षी कुछ कह रहे थे। सर बस एक क्वेश्चन कि फिर सर हम्म ग्रेजुएशन में क्यों ये क्वेश्चन देते हैं, ताकि कि मैं क्या मतलब चाणक्य और मैकियावेली में कि हाँ मैकियावेली चाणक्य हमारा मैकियावेली है, तो फिर सर अगर हमें वो क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम उस तरीके से सोचेंगे भी, मा, उस तरीके से लिखेंगे भी। साक्षी मानसिकता है ना, मानसिकता, मानसिकता की बात है कि हमारी मानसिकता ऐसी हो चली है कि हम पड़ोसी का जो बेटा है उसको तो चाचा कह लेंगे, लेकिन सही से अपने पिता को पिता नहीं कहेंगे, है ना। तो मानसिकता की व्यवस्था है, बहुत लंबे समय ऐसी व्यवस्था है शिक्षा जगत में बनी रही कि हम लोगों ने उसको सुधारने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, सुधारने नहीं दिया। बहुत लंबे समय तक हम इन्हीं बातों पे चलते रहे। अब जैसे उसकी बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। कनाद कितने समय पहले कनाद स्थापित कर रहा है। कनाद ने जो लिखा है ऐसा का ऐसे ही, न्यूटन उसको अंग्रेजी में लिख रहा है ऐसा का ऐसे ही। लेकिन हम पढ़ते क्या है, किसने दिया ग्रेविटी का नियम, न्यूटन ने। कोई कनाद की बात नहीं करता ना। अब आप लोगों के विचार में ऐसा आ रहा है तो आप लोगों की अब जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको स्थापित करने का काम करें, ठीक है। तब आप और हम लोग सोचेंगे तभी बदलेगा, हम लोग नहीं सोचेंगे तो नहीं बदलेगा।
चलिए एक बात और लास्ट में कहते हैं कि वो संप्रभुता का भी समर्थन करता है, इसलिए भी आधुनिक चिंतक उसको कहा जा रहा है। हालांकि कहीं उसने संप्रभुता की कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि सबसे पहले वो राज्य की बात कर रहा है, एक ऐसे राज्य की जिसपे किसी का भी कोई अंकुश ना हो, जो अपने कार्यों को, अपने विकास के बारे में खुद सोच सके, ऐसे राज्य की बात कर रहा है वो। किसी का जिसपे कोई अधिकार ना हो, और जब किसी राज्य के नीति निर्धारण में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता, तो स्वतः ही संप्रभुता को प्राप्त होता है ना। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के, इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि मैकियावेली निश्चित तौर पे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का 1500 के बाद जनक है ना। 1500 के बाद इसलिए क्योंकि उससे पहले बहुत सारे जनक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने आधुनिक चिंतन पे बात करी है। लेकिन अगर इटली में बात कर रहे हैं तो इटली के पुनर्जागरण की बात वो कर रहा है, इटली के एकीकरण की बात वो कर रहा है, और इटली और रोम में पहला ऐसा व्यक्ति है जो कि आप जो कि आपके संप्रभुता की बात करता है या आधुनिकता की बात करता है, इसलिए हम उसको आधुनिक चिंतन का जनक कह सकते हैं। क्लियर है? आज कौन कौन है क्लास में? आकाश सिंह, यस सर। साक्षी, रजत, गौरव और रविंदर, है ना। चलिए कल एक बार ये करेंगे कि कल थोड़ा सा देख लेंगे कि मैकियावेली में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और कल हम प्रयास करेंगे कि हॉब्स के बारे में थोड़ा सा, हेलो। कम से कम हॉब्स का जीवन परिचय हम डिस्कस कर लें। ठीक है? आप कक्षा में आए इसके लिए आपका धन्यवाद है, क्योंकि आजकल हेलो कोई कक्षा में आना भी नहीं सर। चाहता। हाँ गौरव। सर मैं ये कह रहा था। हाँ हेलो सर, कह मैं दो, मैं कह रहा था सुन कि रहा आपने जो ये तो सर जो 2 यूनिट आपने पढ़ा रहे, मतलब होब्स के मेकियावेली के आप नोट्स प्रोवाइड करा देते तो बेटर रहता थोड़ा। हूँ। मैं प्रयास करूंगा। वैसे मैं इस स्थिति से मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप रोज लिखते रहे तो नोट्स तैयार हो जाएंगे। नहीं रजत, थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो। जी सर। जी सर। फिर भी मैं प्रयास करूंगा ना। ठीक है, सर नमस्कार। वो भी हाँ कहो, जल्दी कहो। जी सर आप। ओके सर, नमस्ते। ठीक है, नमस्कार। गौरव मुझे फोन कर लेना, कुछ कहना चाह रहे हो और कह पा नहीं रहे हो। ठीक है, नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते।